दोस्तों, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की हालिया मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को दोबारा से कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय की यानी मर्ज करने की बात बोली है। अब आज खबर यह है कि ममता बनर्जी इस बात को क्या सीरियसली कंसिडर कर रही है और कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा जाने की क्या वो तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ सयानी घोष और सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत खामोशी से वापस एनडीए में आने की तैयारी में है क्या। हेलो, पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं। The learning of CID team at Mamata Banerjee's residence, but now Mamata Banerjee has met Sonia Gandhi amid this entire coup within the Trinamool Congress. So that's the big development that's coming in. Election defeat in West Bengal has triggered chaos within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee is facing a revolt within the party, and at the same time, the TMC Supremo is being investigated in connection with a signature forgery case. Meanwhile, the rebellion within the TMC has now spilled from Bengal into the parliament, triggering a full-blown political showdown. Rebel MP Kakoli Ghosh has claimed that nearly 20 TMC MPs are ready to align with the NDA. दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक जरूरी बैठक ऑर्गेनाइज हुई जिसमें टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी भी शामिल थी। इस बैठक के दौरान और ठीक अगले ही दिन 9 जून को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के घर जाकर उनसे एक लंबी मुलाकात की। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अफवाह या कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गठबंधन के अंदर एक बड़ा और जरूरी नेशनल पोस्ट जैसे कन्वीनर ऑफ द ऑपोजिशन कोalition या हेड ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी देने का ऑफर रखा है और इसके बदले में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से राज्यसभा सीटों के तालमेल की मांग की बात कही। हालांकि ऑफिशियली दोनों पार्टियों की ओर से किसी भी स्पेशल पोस्ट के लेन देन या राज्यसभा सीट की सौदेबाजी को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। दोनों नेताओं ने इसे आगे के चुनावों और गठबंधन की कॉमन स्ट्रैटेजी पर फोकस्ड एक मुलाकात बताया। अब इस बैठक के दौरान एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। दिल्ली में जहां सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच बेहद गर्मजोशी भरे माहौल की बातचीत हो रही है, दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीरें शेयर की जा रही थी और आगामी 2029 के आम चुनावों के लिए गठबंधन को स्ट्रांग करने की स्ट्रैटेजीज पर चर्चा चल रही थी। ठीक उसी टाइम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी की पार्टी एक बड़े क्राइसिस से जूझ रही थी। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी के अंदर कलह खुलकर सामने आ गई है। जिस वक्त दिल्ली में बैठक चल रही थी उसी दौरान कोलकाता में स्टेट की सीआईडी ने टीएमसी ऑफिस पर छापेमारी की। यही नहीं, टीएमसी को पार्लियामेंट्री लेवल पर भी बड़े झटके लगे हैं, जहां पार्टी की सीनियर सांसद सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बारे में हमने आपको कल की वीडियो में ऑलरेडी बताया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मुलाकात मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में बेहद सेंसिटिव और लंबा इफेक्ट रखती है। पहली बात कि बंगाल में करारी हार और राज्य में शुवेंदु अधिकारी की लीडरशिप में नई सरकार के बनने और विभागों के बंटवारे के बाद ममता बनर्जी नेशनल लेवल पर अपनी रेलेवेंस और इंडिया गठबंधन में अपनी मजबूत कोalition को बनाए रखना चाहती। दूसरी बात, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी का तालमेल डबल गेम की तरह है। दिल्ली में दोनों पार्टीज नेशनल मोर्चे पर एकजुटता दिखा रही है, जबकि बंगाल के लोकल लेवल पर उनके बीच गहरे कॉन्ट्रडिक्शंस और कंपटीशन बरकरार है। सुष्मिता देव जैसी बड़ी नेताओं के इस्तीफे और टीएमसी सांसदों के पाला बदलने की अटकलों के बीच सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को इंपॉर्टेंस देना यह बताता है कि कांग्रेस फ्यूचर में भाजपा के खिलाफ लड़ाई में लोकल पार्टीज को जोड़े रखने के लिए किसी भी हद तक लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उन्हें सीटों या ऑर्गेनाइजेशनल पदों पर समझौता क्यों न करना पड़े। अब दोस्तों, इन सब बातों में सबसे सयानी निकली सयानी घोष। पहले उनका ये वीडियो देखिए। Spark, you have that energy, quite similar to what you had seen couple of years back in Raghav Chatta. He was young, he could speak like this. ऐसे ऐसे शायरी बोलता था, ऐसे ऐसे शायरी बोलता। But I don't have a chadda ना मेरे नाम के बाद, so chadda can become chaddi, shiny cannot. Ghosh is ghosh. देखा आपने क्या बोल रही है। लेकिन अब खबर है कि जिन 19 सांसदों ने भाजपा को सपोर्ट करने की बात कही है उनमें से एक ये भी है। इतना ही नहीं, दुनिया को खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत खामोशी से भाजपा में जाने वाले, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये दोनों खबरें बताती कि नेता एक मिलनसार प्राणी होता है, वो कहीं भी किसी से भी और किसी में भी आसानी से मिल जाता है। लोग फालतू में बोलते हैं कि नेता लोग तोड़ते हैं, जबकि वो तो जोड़ते हैं, आई मीन जुड़ जाते हैं। नहीं, बंगाल की राजनीति में कल का दिन टीएमसी के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली और कोलकाता के गलियारों से आई खबरों के मुताबिक टीएमसी की कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 19 की एक बागी लिस्ट सामने आई है जो भाजपा की लीडरशिप वाले एनडीए को सपोर्ट देने या उसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इस बगावत में ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और 28 में से 19 सांसद मिलकर आसानी से एक अलग गुट बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल हो रही लिस्ट के मुताबिक इस बागी गुट में टीएमसी के कई बड़े और दिग्गज चेहरे शामिल हैं। इसमें आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, जाटोपुर से सयानी घोष, यूसुफ पठान, काकली घोष दस्तियार, शताब्दी रॉय, दीपक अधिकारी, सुदीप बंदोपाध्याय
पाते हैं। इनफैक्ट पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही होगी। इनमें भी सबसे बड़ा झटका है ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिकल ताकत इस टाइम चैलेंज हो रही है। आपके एमएलए एमपी तो छोड़िए, एमएलसी तक आपकी सुनने को तैयार नहीं है। जिस यूसुफ पठान को आपने गुजरात से उठाकर बंगाल का एमपी बना दिया, वो भी आपके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए आप खड़ी कहां हैं। हेलो, इसके साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी को टूटने से पहले अगर वो इसका मर्जर भी कांग्रेस में कर देती हैं, तब भी कांग्रेस को पहले लेफ्ट से बंगाल के अंदर लड़ना होगा, तब वो भाजपा से लड़ने के काबिल बनेगी। लेफ्ट खुद बंगाल में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए छटपटा रही है, जिसे आज मौका मिला है। बताइए। अब दोस्तों, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी का हारना इंडियन पॉलिटिक्स में एक पैराडियम शिफ्ट जैसा है। ममता बनर्जी की टीएमसी की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़कर पहली बार किसी राइट विंग पार्टी का कोलकाता पर काबिज होना देश के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को पूरी तरह बदल देता है। 3 कारण है इसके। पहला, रीजनल सब नेशनलिज्म, इस पर अखंड राष्ट्रवाद की जीत, जहां ममता बनर्जी की पूरी राजनीति हमेशा से बंगाली अस्मिता और बाहरी बनाम भीतरी के नैरेटिव पर टिकी रही। बंगाल के लोग और बंगाली संस्कृति को खतरा जैसे नारों के दम पर उन्होंने लंबे टाइम तक हिंदी पट्टी की लीडरशिप वाली भाजपा को बंगाल की जमीन से दूर रखा था। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि बंगाल के वोटर्स ने रीजनल अस्मिता के इमोशनल कार्ड से ऊपर उठकर खुद को मेन स्ट्रीम के नेशनल और कल्चरल नैरेटिव से जोड़ लिया है। यह बदलाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि जिस बंगाल ने पार्टीशन के समय से ही वामपंथी या रीजनल समाजवाद को अपनी मेन स्ट्रीम विचारधारा माना था, वहां हिंदुत्व और प्रो डेवलपमेंट के नेशनल एजेंडे को एक्सेप्टेंस ही नहीं बल्कि प्रचंड मेजॉरिटी मिली है। यह बंगाली साइकी में आया एक गहरा आइडियोलॉजिकल मोड़ है। दूसरा पॉइंट, सिंडिकेट राज और पॉलिटिकल हिंसा के ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यानी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल वायलेंस का अंत। बंगाल की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये वहां का चुनाव और स्ट्रक्चरल वायलेंट मॉडल रहा है। चाहे वो 34 साल का कम्युनिस्ट शासन हो या 15 साल का टीएमसी राज, सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए सिंडिकेट यानी लोकल लोग जबरन वसूली और ठेकेदारी का सिस्टम और बूथ लेवल हिंसा का सहारा लेते रहे। 2026 के चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा 3.5 लाख से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स की तैनाती और एसआईआर के तहत लगभग 90 लाख सस्पिशियस वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाए जाने ने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है। इसके कारण मसल पावर और फर्जी वोटिंग का वो ढांचा ढह गया जो दशकों से वामपंथियों और टीएमसी की रीढ़ था। इसके बाद हुई ममता बनर्जी की हार ये दिखाती कि जनता अब डराने धमकाने और अपीजमेंट पर आधारित वेलफेयर स्कीम से ऊब चुकी थी। भाजपा का आना बंगाल में एक नई पॉलिटिकल कल्चर की शुरुआत है। वहीं तीसरा पॉइंट है वन वुमेन शो और करिश्माई लीडरशिप के मिथ का टूटना और टीएमसी का इंटरनल स्प्लिट, जहां ममता बनर्जी को इंडियन पॉलिटिक्स में एक स्ट्रीट फाइटर माना जाता था। धारणा ये थी कि टीएमसी का मतलब ही दीदी है और उनके बिना बंगाल की कल्पना असंभव है। इस हार ने न केवल ममता के अनडिफीटेड होने के मिथ को तोड़ा है बल्कि चुनाव के तुरंत बाद टीएमसी के अंदर एक बड़ा स्प्लिट शुरू कर दिया है। ऋतुव्रत बैनर्जी के लीडरशिप में पार्टी के 80 में से 58 विधायकों का बगावत कर देना और पार्टी का इंटरनल रूप से बिखर जाना यह दिखाता है कि बिना आइडियोलॉजिकल बुनियाद के केवल एक चेहरे के भरोसे चलने वाले रीजनल पार्टीज कितने कमजोर होते हैं। तृणमूल का यह पतन नेशनल लेवल पर विपक्ष की उस मोटिवेशन को तोड़ता है जो ममता को मोदी विरोधी राजनीति का चेहरा मानता था। इसके अलावा टीएमसी के ग्लैमरस टॉलीवुड ब्रिगेड यानी सेलिब्रिटी नेताओं का गायब होना यह साफ बताता है कि राजनीति अब केवल चमक दमक से नहीं बल्कि ठोस जमीनी काम और ट्रांसपेरेंसी से चलेगी। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी अपने ही गठबंधन के पार्टनर्स की कमजोरी दूसरी पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत और नया अवसर बनकर उभरती है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच का रिश्ता हमेशा से वही रहा है। पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी और टीएमसी ने खुद को कांग्रेस के ऑप्शन के रूप में पेश करने की पुरजोर कोशिश की थी। उन्होंने यूपीए अब इतिहास है जैसे बयान दिए और गोवा, त्रिपुरा व मेघालय जैसे राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी का एक्सपांशन करना चाहा। टीएमसी की हार या कमजोरी से कांग्रेस का यह डर अब खत्म हो जाता है कि भाई कोई अदर रीजनल पार्टी अपने नेशनल लेवल पर विपक्ष का चेहरा बनकर उसकी जगह ले लेगी। नहीं ले पाएगी। कांग्रेस चाहती है कि भाजपा के खिलाफ लोकल लेवल पर केवल वही यानी कांग्रेस ही एक धुरी बनी रहे। जब तक टीएमसी मजबूत रहेगी वो इंडिया गठबंधन जैसे विपक्षी गठबंधन में लीडरशिप के लिए दबाव बनाती रहेगी। टीएमसी को कमजोर करके कांग्रेस विपक्ष के ओनली नेशनल लीडर का अपना पुराना रुतबा वापस पाना चाहती है। वेस्ट बंगाल कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था दोस्तों एक टाइम पहले, लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई और धीरे धीरे कांग्रेस के पूरे वोट बैंक और स्ट्रक्चरल बेस को निगल लिया। आज बंगाल में कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है। टीएमसी की हार ये साबित करती है कि ममता बनर्जी का किला अनडिफीटेड नहीं है। इससे बंगाल में बचे खुचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन भी बढ़ता है। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का नियम है दोस्तों कि आप अपने हिस्से की जमीन वापस पाना चाहते हैं। बंगाल में जो लेफ्ट और कांग्रेस का ट्रेडिशनल सेक्युलर और मिडिल क्लास वोट बैंक टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया था, उसे कांग्रेस तभी वापस पा सकती है जब टीएमसी कमजोर हो या खत्म होने की कगार पर आए। कांग्रेस जो है वो विरोधी लहर का फायदा उठाकर खुद को इस राज्य में फिर से स्थापित करना चाहती है।
है। गठबंधन की राजनीति में टीएमसी जैसी स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टियां अक्सर सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस को बहुत कम सीटें देती हैं या राज्य में एक तरफा फैसले लेती हैं। टीएमसी के कमजोर होने से कांग्रेस पर से यह दबाव हट जाता है कि उसे हर रीजनल पार्टी की शर्तें माननी पड़ेंगी। नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, खासकर बंगाल के नेता जैसे अधीर रंजन चौधरी हमेशा से मानते रहे कि रीजनल पार्टीज को ज्यादा छूट देने से कांग्रेस का अपना आधार खत्म हो जाता है। कांग्रेस चाहती है कि टीएमसी इतनी कमजोर हो जाए कि वो शर्तों को तय करने की स्थिति में न रहे, बल्कि कांग्रेस की शर्तों पर चलने के लिए मजबूर हो। आज टीएमसी उसी जगह पर खड़ी है जहां कांग्रेस चाहती थी। और क्या कांग्रेस अब उनसे अपने अपमान का बदला ले रही है जो एक मजबूत ममता बनर्जी ने पहले उनके साथ किया था? वेल, साल 2011 में बंगाल में सरकार बनाने के बाद से ममता बनर्जी ने 2012 में यूपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। आज पूरे 15 साल बाद कांग्रेस के पास क्या बदला लेने का मौका है? क्या लगता है आपको? खैर, इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पे, इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन सांसदों के बारे में बात हो रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि वो अब एनडीए में शामिल होंगे टीएमसी को छोड़कर, क्या लगता है आपको? आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? क्या उनके लिए आपके पास कोई शब्द है या आपको लगता है नहीं भाई पॉलिटिक्स है, ऐसा होता है, होता रहेगा? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आनंद रंगनाथन के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया हमने, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर बहुत सारी बातें हुई हैं। मजा आएगा देखकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टीआरपी चैनल का नाम है, याद रखना, द रौनक पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।